नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के इस सेशन को। पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल पर तो आप लोग जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो PDF हो गए, नोटिफिकेशन हो गए, आपको देखने को मिलती रहती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, इस पर एक हेलो करके आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पर आप सभी को पता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी क्लासेस मेरी चलती हैं, अगर आप उनका PDF चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि हमारा जो DRG ऑफिशियल ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में बिल्कुल फ्री में आपको PDF और नोट्स मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? ये क्लास PDF का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको जाना है। वहाँ पर आपको देखिए क्लास PDF जो B.Ed एंट्रेंस एग्जाम 2025 का है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसको जरूर से जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें जो है देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा मैंने आपको क्या बता रखा है भैया, हमारा जो नया बैच है ब्रह्मास्त्र बैच B.Ed प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अभी इसमें ऑफर प्राइस चल रहा है, दिवाली तक आपका ये ऑफर चलने वाला है 799 में। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से थ्योरी लाइव पढ़ाया जाएगा, सभी सब्जेक्ट के ई बुक मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज मिलेंगे, सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट होंगी 10 नवंबर से, बट बैच अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस बैच में जो पुराना बैच हमारा चल चुका है B.Ed का, इस साल वाला ही जो कॉम्बो बैच चल रहा था, उसकी भी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यानी कि आपको डबल फायदा जो है मिलने वाला है। कैसे जुड़ना है भैया? यहाँ पर DRG ऑफिशियल करके ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करो। सिंपली यहाँ कोर्स विद टेस्ट सीरीज में जाना है और वहाँ पर जो है, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर जो आपको मिल जाएगा ये B.Ed एंट्रेंस एग्जाम का ब्रह्मास्त्र बैच, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए बाय नाउ का ऑप्शन आता है, आप पे ऑनलाइन या स्कैन करके सिंपली जो है बाय कर सकते हैं। आपकी क्लासेस जब से स्टार्ट होंगी वहाँ पर आपको लाइव क्लास तो दिखेगा, प्लस अगर अभी आप लोग प्रीवियस जो बैच चल चुका है उसकी क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप अपने बैच में जाकर के देखिए, एक VOD1 करके सेक्शन होगा, यहाँ पे आप सारी जो पुरानी क्लासेस हैं उनको भी देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। बाद में जब नया लाइव चलेगा वो बिल्कुल बेसिक चलेगा, उसको भी देख सकते हैं। यानी कि आपको डबल फायदा मिलने वाला है। तो भी आपका ऑफर चल रहा है, आप लोग फटाफट जो इस बैच में जुड़ जाओ और अपनी जो क्लासेस हैं उनका आनंद उठाओ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज के सेशन को। क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डियर गुरुजी में। आप सबका स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। इसके बाद आज के सेशन के हम लोग शुरुआत करेंगे जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? देखो, अगर हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत में आप देखोगे कि क्या हो रहा है, 5 राजवंश शासन कर रहे हैं। सल्तनत काल में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो 5 राजवंश शासन कर रहे हैं। 5 राजवंश कौन कौन से हैं? तो देखो, सबसे पहला होगा गुलाम होगा, सबसे पहले कौन होगा तो गुलाम होगा। गुलाम के बाद दूसरा नंबर किसका होता है तो खिलजी का होता है। खिलजी के बाद तीसरा नंबर किसका होगा? तुगलक का होगा। तुगलक के बाद 14 नंबर जो होगा वो किसका होगा तो वो हो जाएगा सैयद का हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो अगला जो नंबर होता है वो किसका होगा तो लोधी वंश का हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? लोधी वंश का। अगर हम लोग सल्तनत काल की बात करते हैं तो सल्तनत काल में कुल 5 राजवंश शासन करेंगे। कौन कौन से? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। गुलाम वंश की बात करेंगे तो गुलाम वंश का समय है 1206 से लेकर के क्या होगा 1290 का गुलाम वंश का समय है। खिलजी वंश की बात करेंगे, खिलजी वंश का समय है 1290 से लेकर के 1320 का। ठीक, तुगलक वंश की बात करेंगे, तुगलक वंश का समय है 1320 से लेकर के 1414 का। सैयद वंश की बात करेंगे, सैयद वंश का समय है 1414 से लेकर के 1451 का। और इसके बाद लोधी वंश का नंबर आता है, लोधी वंश का समय है 1451 से लेकर के 1526 का। तो ये 5 राजवंश है, 5 राजवंशों का मैंने आप लोगों को समय बता दिया। आपसे क्या कर रहा है, आपसे अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा है। खिलजी वंश कब से कब तक शासन कर रहा है तो 1290 से लेकर के 1320 में खिलजी वंश शासन कर रहा है। तो बताओ क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखो, खिलजी वंश में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले खिलजी वंश में कौन हो रहा है तो जलालुद्दीन खिलजी हो रहा है। कौन हो रहा है तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं। ठीक है, कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सबसे पहले हैं। इनका नंबर कब से कब तक है तो इनका समय है 1290 से लेकर के क्या होगा 96 होगा। ठीक, इनके बाद कौन होंगे तो इनके बाद नंबर आता है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। किसका नंबर आता है? अलाउद्दीन खिलजी का नंबर आता है। अलाउद्दीन खिलजी का समय क्या है तो इनका समय हो जाएगा 1296 से लेकर के क्या हो जाएगा
1316 का अलाउद्दीन खिलजी का समय हो जाएगा। इनके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन आते हैं, तो इनके बाद आते हैं मुबारक शाह खिलजी आते हैं। कौन आएंगे, तो मुबारक शाह खिलजी आएंगे। मुबारक शाह खिलजी का समय क्या होगा, तो 1316 से लेकर के 1320 का मुबारक शाह खिलजी का समय होगा। खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 तक सिर्फ 30 सालों तक शासन कर रहा है। सबसे कम समय तक शासन कर रहा है कौन, खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी का समय क्या होगा, मैंने आप लोगों को क्या बताया, 1296 से लेकर के 1316। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है। अगर आपको सरकार के खिलाफ क्या करना है, अगर आपको सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना है तो कम से कम कितने सांसदों का आपको समर्थन होना चाहिए, तभी आप अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके मन में आया और आप गए अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिए। अविश्वास प्रस्ताव भी पेश करने के लिए कम से कम कुछ सांसदों की आपको आवश्यकता होगी। कम से कम इतने लोग कहें कि नहीं अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए, तभी आप ला सकते हो। तो कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, न्यूनतम कितने सांसद होने चाहिए, 100, 25, 75, 50। क्या करोगे, तो भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों की संख्या क्या हो जाएगी, क्या आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी कर दोगे, 50 होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ, सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव, सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया, सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर कर दोगे इंदिरा गांधी जी के। ठीक है, किसके, तो इंदिरा गांधी जी, किसके, तो इंदिरा गांधी जी, किसके, तो इंदिरा गांधी जी कर दोगे। तो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कितने सदस्यों की, तो कम से कम 50 सांसद कहेंगे तभी अविश्वास प्रस्ताव आएगा, नहीं तो नहीं लाया जा सकता। याद रखिएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में अगर हम लोग बात करेंगे तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किस वंश के राजाओं का शासन था, तोमर, खिलजी, सैयद, तुगलक। क्या आंसर कर दोगे, फटाफट सभी लोग आंसर करो। तो 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में देखो, अगर हम लोग खिलजी की बात करें तो खिलजी का समय कब से हो रहा है, तो 1290 से लेकर के क्या हो रहा है, 1320 हो रहा है। तो ये तो मेरे भैया कहां चले गए, तो ये तो चले गए कहां पर, तो ये तो चले गए 13वीं 14वीं शताब्दी में चले गए। कहां पर, 13वीं 14वीं शताब्दी में चले गए मेरे भैया। सैयद वंश की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कब से कब तक है, तो ये 1414 से लेकर के क्या हो जाएगा, 1451 तक है। ठीक है, क्या है, तो जो है 13 जो है 1414 से लेकर के क्या है 1451 तक कौन है, तो ये कहां पर चलेगा, तो ये तो मेरे भैया 15वीं में चलेगा। ठीक है, कहां पर, तो ये मेरे भैया ये तो 15वीं सदी में चले गए। ठीक है, कहां पर, 15वीं में चलेगा। तुगलक वंश की अगर हम लोग बात करेंगे तो तुगलक वंश का जो समय है वो क्या होगा, तो वो इनका समय है 1320 से लेकर के क्या हो जाएगा 1414 का। तो ये किस में है, तो ये मेरे भैया 14वीं 15वीं सदी में है। ठीक है, कौन सी, 14वीं 15वीं सदी में है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 12वीं सदी, तो 12वीं सदी में क्या हो जाएगा, तोमर वंश का शासन है दिल्ली पर, किसका, तो तोमर वंश का शासन है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे। ठीक, चलो आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है, मतलब इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो एशिया में नहीं है। एशिया को छोड़ने के बाद, एशिया के अलावा अगर आपसे पूछा जाए, एशिया महाद्वीप की बात नहीं कर रहा है, एशिया महाद्वीप के अतिरिक्त जितने भी महाद्वीप हैं उन सभी महाद्वीपों में सबसे ऊंचा शिखर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, किलिमंजारो, एल्ब्रूस, मैकिनले या फिर एकांकागुआ। चलो जल्दी से बताइएगा क्या आंसर कर दोगे। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गैर एशियाई कौन सा है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो एशिया में नहीं है, क्या आंसर करोगे, किलिमंजारो, एल्ब्रूस, मैकिनले, एकांकागुआ। किलिमंजारो आपको कहां पर, तो ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। कहां पर, तो ये अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाएगा। एल्ब्रूस की बात करेंगे तो ये आपको कहां पर, तो ये आपको यूरोप में देखने को मिल जाएगा। ठीक, मैकिनले की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको कहां पर, तो माउंट मैकिनले जो है ये आपको कहां पर, तो ये आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेगा। ठीक, अगर यहां पर एकांकागुआ की बात करेंगे तो ये आपको कहां पर, तो ये आपको दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगा। तो बताओ सबसे ऊंचा शिखर कौन सा होगा,
क्या आंसर करोगे? आप आंसर कर दोगे माउंट एकांकागुआ कर दोगे, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। कौन सी श्रृंखला? तो एंडीज श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। एंडीज पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन हो जाएगा? एकांकागुआ है दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? डी आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी खरीफ की फसल, बताइएगा इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? मक्का, रागी, बाजरा, गेहूं, कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भैया, 10 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा गया है, ऑप्शन भी नहीं चेंज किया गया, इतनी बार ये प्रश्न पूछा गया। बताओ क्या हो जाएगा? तो किसको छोड़कर सभी खरीफ की फसलें हैं? कैंसर कर दोगे आप क्या? गेहूं कर दोगे। गेहूं किसकी फसल? रवि की फसल है। किसकी? तो रवि की फसल। किसकी? रवि की फसल है मेरे भैया। क्या हो जाएगा? रवि की फसल है। ठीक, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। आगे लेकर, दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? दुनिया में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? दुनिया में सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना किस देश में है? कौन सा है? बताओ क्या आंसर करोगे? तो मुटराजी करोगे, मोंगे करोगे, टुगेला करोगे, एंजल करोगे? चलो जल्दी से जाएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा? क्या आंसर करोगे? करेक्ट आंसर कर दोगे आप, ऑप्शन संख्या डी को कर दोगे। एंजल जलप्रपात कहां पर आपको देखने को मिलेगा? तो ये आपको वेनेजुएला में देखने को मिलेगा। कहां पर? तो ये आपको वेनेजुएला में देखने को मिलेगा। कहां पर? तो वेनेजुएला में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। और वेनेजुएला की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको लानोज, कौन सा? तो लानोज उष्ण घास के मैदान देखने को मिलेंगे। क्या हो जाएगा? लानोज उष्ण घास के मैदान देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। उष्ण घास आपको मिलती है लानोस, कहां पर? वेनेजुएला में। एंजल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है, जलप्रपात है, जो आपको, ठीक है, क्या हो जाएगा? वेनेजुएला में। भारत में अगर आपसे पूछ ले सबसे ऊंचा, भारत में अगर आपसे पूछ ले तो भारत में सबसे ऊंचा क्या आंसर करोगे? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछ ले, बताओ फटाफट सभी लोग आंसर करो, क्या हो जाएगा? तो भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे जोग या फिर गरसोपा। ठीक है, क्या कर दोगे? तो जोग या गरसोपा जलप्रपात। क्या कर दोगे? तो जोग या गरसोपा जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात आंसर कर दोगे। ठीक, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से हिंद महासागर में सबसे गहरे बिंदु के रूप में, बताएगा। तो हिंद महासागर में सबसे गहरे बिंदु के रूप में हम किसको जानते हैं? हिंद महासागर में सबसे गहरे बिंदु के रूप में क्या जानते हैं? बताएगा। हिंद महासागर में सबसे गहरी गर्त कौन सी है? चलो जल्दी से बताइएगा मेरे भैया, जल्दी से सारे लोग आंसर करना मेरे भैया, फटाफट बताओ क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करो भैया, फटाफट बताओ मेरे भैया। हिंद महासागर में सबसे गहरी गर्त कौन सी होगी? बताओ क्या करोगे? मेरियाना, सुंडा, प्यूटो रिको या फिर साउथ सैंडविच गर्त? क्या हो जाएगा? तो बताओ। तो देखो मेरे भाई, अगर मैरियाना गर्त कर रहे हो तो मैरियाना गर्त जो है ये प्रशांत महासागर, पहली चीज तो ये ध्यान रखो। आपसे पूछ क्या रहा? आपसे हिंद पूछ रहा है, और ये कहां पर? ये प्रशांत महासागर में है। और क्या है? तो ये जो मैरियाना है ये विश्व की सबसे गहरी गर्त है। किसकी? तो ये विश्व की सबसे गहरी गर्त है। क्या हो जाएगा? तो विश्व की सबसे गहरी गर्त हो जाएगी, याद रखिएगा, विश्व की सबसे गहरी गर्त हो जाएगी। विश्व की सबसे गहरी गर्त हो जाएगी कौन सी? मैरियाना गर्त हो जाएगी। कहां पर? आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगी। ठीक, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे हिंद महासागर पूछ रहा है, तो मैरियाना तो होगा नहीं, क्या होगा? तो सुंडा गर्त हो जाएगी, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? तो हिंद महासागर में सबसे गहरी गर्त जो हो जाएगी ये सुंडा गर्त हो जाएगी। आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मेरे भैया, सुंडा गर्त हिंद महासागर में सबसे गहरी गर्त। अगर यही आपसे प्रशांत महासागर में पूछता या फिर आपसे पूछता विश्व की सबसे गहरी गर्त, तब आप आंसर करते मैरियाना गर्त कहते प्रशांत महासागर में। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में इमामबाड़ा? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा इमामबाड़ा। इमामबाड़ा कहां पर है? तो कहां पर है? तो लखनऊ में है। ठीक है, इमामबाड़ा कहे या फिर बड़ा इमामबाड़ा कहे मेरे भैया, कहां पर है? तो लखनऊ में। इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा कहां पर? लखनऊ में। तो बताइएगा किस नवाब ने इसको बनवाने का काम किया है? आसिफुद्दौला ने किया है, आसिफ जा मिर्जा ने किया, सुजाउद्दौला ने किया, या फिर यामिन उद्दौला ने? अवध के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? क्या आंसर करेंगे? जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हो एक बार सेशन को लाइक और शेयर करो मेरे भाई, सेशन को एक बार शेयर करो ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े तो वो लोग भी जुड़े। क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन संख्या आप कर दोगे आसिफुद्दौला। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर कर दोगे। क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? सॉरी, ऑप्शन संख्या डी कह रहा हूं, देखो दिमाग में क्या चल रहा है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? ए कर दोगे, आसिफुद्दौला कर दोगे। क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या डी नहीं, ए फॉर एप्पल। क्या कर दोगे? आसिफुद्दौला कर दोगे। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस
रामचरितमानस में सबसे लंबा कांड कौन सा, बताओ मेरे भैया। तो रामचरितमानस की रचना किसने की है, तो रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की है। और इसमें आप कई सारे कांड देखोगे, अयोध्या कांड देखोगे, किष्किंधा कांड देखोगे, लंका दहन कांड देखोगे, है ना, बाल कांड देखोगे, बहुत सारे कांड आप देखोगे। तो बताओ मेरे भैया क्या हो जाएगा, तो सबसे लंबा कांड कौन सा, सबसे लंबा अध्याय कौन है, क्या आंसर कर दोगे आप, आंसर कर दोगे बाल कांड है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो बाल कांड है, जिसमें भगवान श्री राम के जो है प्रारंभिक जीवन काल की घटनाओं, बचपन के काल की घटनाओं को चित्रित किया गया, बाल कांड। ठीक है, ध्यान रखिएगा सबसे लंबा है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, ए आंसर कर देंगे। ठीक, आगे बढ़िएगा। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि प्राप्त थी, बताइएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लोकमान्य की उपाधि। तो लाला लाजपत राय होंगे, दादा भाई नौरोजी होंगे, बाल गंगाधर तिलक होंगे, या राजेंद्र प्रसाद होंगे। 10वें प्रश्न का आंसर करना, बताइएगा क्या आंसर करोगे, फटाफट बताओ मेरे भैया। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन है, सेशन को एक बार शेयर करो मेरे भाई, है ना, सेशन करो। आप लोगों के लिए इतने बेहतरीन बेहतरीन वाले सेशन लाते हैं हम लोग, इतनी मेहनत करते हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं। तो कम से कम आप लोग भी डेली क्लास में जुड़ते हो, तो कम से कम एक काम ये कर दिया करो, अपने मन से एक काम ये कर दिया करो कि आप लोग सेशन को शेयर करते रहा करो, है ना। उससे हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा बच्चों की संख्या जुड़ी रहती है ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, हाँ इतने लोग देखो क्लास में देख रहे हैं, इतने लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, बस बाकी और कोई बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा। ठीक है, लोकमान्य की उपाधि किसको प्राप्त है, आप ही लोगों को पढ़ाने के लिए आते हैं, पता चला आप ही लोग नहीं जुड़ोगे तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, है ना। आप ही लोगों को तो पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर आते हैं, आप ही लोगों के लिए तो यूट्यूब पर क्लास चलती है, लेकिन आप लोग ही यूट्यूब पर ना जुड़ो, क्लास में ना जुड़ो, तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब रह जाता है, बताओ, है ना। तो फिर हम लोग ऐप पर ही ना क्लास लें, ठीक है, अगर आप लोग जुड़ो ही ना तो ऐप पर ही ना क्लास लें, यूट्यूब पर क्लास लेने क्या मतलब। बताओ लोकमान्य की मानद उपाधि क्या करोगे, तो किसको, तो बाल गंगाधर तिलक को कर दोगे, किसको, तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्राप्त थी। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे, क्या कर दोगे, तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्राप्त थी। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। इनकी पुस्तक का नाम अगर आपसे पूछ ले तो क्या करोगे, तो गीता रहस्य, क्या हो जाएगा, तो गीता रहस्य इनकी पुस्तक का नाम है। और तिलक ने ही बताया था कि आर्य जो है वो कहां से आए हैं, तो आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। कहां से, तो आर्य लोग जो है वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ये किसने बताया था, बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, बताओ मेरे भैया, बताओ। बहुत ही बेसिक से लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइएगा। तो अगर हम लोग गांधी जी की बात करेंगे तो गांधी जी ने भी क्या किया था, तो गांधी जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो गांधी जी ने भी कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। क्या कर दी थी, कैसर ए हिंद की उपाधि क्या कर दी थी, वापस कर दी थी। गांधी जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। किस घटना के विरोध में, ऑप्शन कर दोगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। कब हो रहा है मेरे भैया ये, तो ये होगा 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, कब हो रहा है ये, तो ये होगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा है। और इसी के विरोध में क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि और गांधी जी कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर देते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। तो बताओ 1904 में गांधी जी की बात करें तो 1904 में गांधी जी क्या कर रहे हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में एक आश्रम की, मठ की स्थापना कर रहे हैं। कौन सा मस्र जो है, कौन सा होगा, जल्दी से बताओ मेरे भैया, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, तो कौन सा आश्रम या मठ होगा। गांधी जी ने 1904 में अगर हम लोग बात करेंगे तो डरबन के बाहर एक सामुदायिक मठ की स्थापना की है। क्या होगा, रस्किन होगा, नटाल होगा, प्रिटोरिया होगा, या फिर फिनिक्स हो जाएगा। क्या आंसर कर दोगे, फिनिक्स आश्रम। गांधी जी ने डरबन में 1904 में कौन से आश्रम की स्थापना की है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर दी। क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, बताओ मेरे भैया। अगर हम लोग बात करें तो ये अपना प्यारा क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो ये अपना प्यारा भारत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये अपना, ठीक है, प्यारा भारत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अपना प्यारा क्या हो जाएगा, तो ये अपना प्यारा भारत हो जाएगा। ठीक, अब इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां से लेकर के जो ये वाली है, तो ये भारत क्या कर रहे हैं, तो ये भारत की क्या है, तो ये भारत की स्थलीय सीमा है। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। कितने देशों के साथ सटी है, तो 7 देशों के साथ। कितने देशों के साथ, 7 देशों के साथ सीमा बनाती है। कितने देशों के साथ, 7 देशों के साथ। सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाती है, तो सबसे लंबी सीमा अगर आपसे पूछा जाए
तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाती है, तो आप आंसर क्या कर दोगे, आप कर दोगे बांग्लादेश के साथ। किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है, कितनी दूरी की, 4096 किलोमीटर की। कितने की, तो 4096 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश बना रही है। ठीक, याद रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, बताओ कौन सा अनुच्छेद है जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र की जो है व्याख्या करता है। चलो जल्दी से बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइएगा, क्या आंसर करोगे। चलो जल्दी से बताइएगा क्या आंसर करोगे, जल्दी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर हम लोग कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भैया ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, 244 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 244 हो जाएगा। ठीक है,